क्या होगा अगर आपको अचानक एक ऐसा कागज मिल जाए जिसमें आने वाले कई सालों की सभी बड़ी तबाहियों की तारीख और समय पहले से लिखा हो, और उससे भी डरावनी बात, उनमें से कई घटनाएं सच हो चुकी हो। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर दुनिया का अंत सच में तय हो चुका है? आज हम जानेंगे फिल्म नोइंग की पूरी रहस्यमय कहानी साल 1959 में शुरू होती है। अमेरिका के लेक्सिंगटन शहर में एक नए स्कूल का उद्घाटन हो रहा था। स्कूल शुरू होने से ठीक पहले सभी बच्चे बाहर खेल रहे थे। इसी बीच लुसिंडा नाम की एक छोटी लड़की चुपचाप सूरज की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसके कानों में एक अजीब, डरावनी, फुसफुसाने जैसी आवाज गूंज रही थी। हैरानी की बात है कि सिर्फ लुसिंडा ही यह आवाज सुन सकती थी। तभी उनकी टीचर मिस टेलर आई और सभी को क्लास में वापस जाने को कहा। बाकी स्टूडेंट्स अपनी क्लासरूम में भागे, लेकिन लुसिंडा वही अपने ख्यालों में खोई रही। हालांकि मिस टेलर किसी तरह उसे अंदर ले आई। मिस टेलर ने सभी बच्चों को याद दिलाया कि उनके स्कूल का उद्घाटन समारोह कल होगा और इस मौके के लिए एक कंपटीशन रखा गया है। हर बच्चे को एक पिक्चर बनानी है जिसमें वह सोचे कि 50 साल बाद दुनिया कैसी दिखेगी। तभी मिस टेलर एक टाइम कैप्सूल लेकर आई, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर था जिसमें उनकी सभी ड्राइंग रखी जा सकती थी। इसे जमीन के नीचे दफना दिया जाएगा और 50 साल बाद कैप्सूल को बाहर निकाला जाएगा, यह देखने के लिए कि किस बच्चे का चित्र भविष्य से सबसे अच्छा मेल खाता है। वास्तव में यह लुसिंडा ही थी जिसने 1 महीने पहले आयोजित एक अन्य प्रतियोगिता के दौरान अपने शिक्षकों को टाइम कैप्सूल का विचार सुझाया था। मिस टेलर ने इसके लिए लुसिंडा की प्रशंसा की और प्रतियोगिता शुरू की। उसके बाद सभी बच्चों ने अपने चित्रों पर काम करना शुरू कर दिया। इस प्रतियोगिता के दौरान कुछ ने भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना की, जबकि अन्य ने रोबोट युग का चित्र बनाया। जब प्रतियोगिता समाप्त हुई तो मिस टेलर ने सभी चित्रों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कुछ असामान्य देखा। लुसिंडा ने कोई चित्र नहीं बनाया था। इसके बजाय उसने अपने पूरे कागज को अजीब संख्याओं से भर दिया था। उन्हें बिना रुके लिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपने हाथों पर कोई नियंत्रण नहीं है। लुसिंडा कागज के किनारे तक लिखने वाली थी जब मिस टेलर ने उसे छीन लिया। लुसिंडा ने उन्हें परेशान निगाहों से देखा। फिर कहानी अगले दिन की ओर बढ़ती है जब स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी। मिस टेलर ने देखा कि लुसिंडा बाकी बच्चों से दूर एक गुब्बारा पकड़े उदास खड़ी है। इस बीच सभी ड्राइंग वाला टाइम कैप्सूल जमीन में दफना दिया गया। उसी समय लुसिंडा अचानक गायब हो गई और आसमान में सिर्फ उसका गुब्बारा तैरता हुआ दिखाई दिया। घबराकर मिस टेलर ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पूरे स्कूल में लुसिंडा को ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत कोशिश के बाद मिस टेलर को लुसिंडा जिम में मिली। उसे चोट लगी थी और उसकी उंगलियां खून से सनी हुई थी। उसने अपने नाखूनों से दरवाजे पर और नंबर लिख दिए थे। यह देखकर मिस टेलर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। लुसिंडा के कानों में वही फुसफुसाहट की आवाज अब भी गूंज रही थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके साथ कहानी 50 साल आगे बढ़कर साल 2009 में आ जाती है। यहाँ हमें जॉन नाम के एक प्रोफेसर से मिलवाया जाता है जो एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई करता है। जॉन एक विदुर है। कुछ साल पहले उनकी पत्नी गुजर गई थी और तब से वो अपने बेटे कैलेब के साथ अकेले रह रहे थे। सिंगल फादर होने की वजह से उन्हें अक्सर अपने बेटे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा महसूस होता था। एक दिन कॉलेज में लेक्चर देने के बाद जॉन अपने दोस्त फिल के साथ कॉफी पीने ही वाले थे कि उन्हें अचानक याद आया कि उन्हें अपने बेटे के स्कूल की 50वीं सालगिरह के जश्न में जाना है। वह तुरंत कैलेब के स्कूल पहुंचे। पता चला कि ये वही एलिमेंट्री स्कूल था जहां 50 साल पहले टाइम कैप्सूल दफनाया गया था। आज कैप्सूल को खोदा जा रहा था, जिससे सभी बच्चे और टीचर बहुत उत्साहित थे। मिस टेलर, जो अब बूढ़ी हो गई थी, को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। उनके भाषण के बाद टाइम कैप्सूल खोला गया और बच्चों की ड्राइंग वाले लिफाफे स्टूडेंट्स में बांटे गए। इत्तेफाक से कैलेब को वो लिफाफा मिला जो कभी लुसिंडा का था। जब उसने उसे खोला तो उसमें उसके लिखे नंबरों की एक लिस्ट मिली। नंबरों को समझने की कोशिश करते हुए जॉन को अपने कानों में लुसिंडा जैसी ही फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक अनजान आदमी खड़ा उसे घूर रहा है। अचानक किसी चीज ने उसका ध्यान भटका दिया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी गायब हो गया था। उस आदमी के अचानक गायब होने से जॉन कंफ्यूज हो गया। उस रात जब कैलेब अपना होमवर्क कर रहा था, जॉन ने देखा कि उसने अपना हियरिंग एड हटा दिया है। कैलेब को सुनने में दिक्कत थी, इसलिए उसे इसे पहनना पड़ा। जब जॉन ने उससे इसके बारे में पूछा तो कैलेब ने बताया कि उसे डिवाइस से फुसफुसाने जैसी आवाज आ रही थी, इसलिए उसने इसे उतार दिया। लेकिन जॉन को लगा कि यह सिर्फ एक टेक्निकल दिक्कत है और उसने कैलेब से वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए कहा। फिर जॉन को कैलेब के बैग में लुसिंडा के नंबरों वाला एक कागज मिला। कैलेब को इसे स्कूल वापस करना था, लेकिन वह चुपके से इसे घर ले आया। जॉन ने कैलेब से कहा कि वह कागज टीचर को वापस दे दे और उसे अपने कमरे में भेज दिया। जॉन अपनी पत्नी की मौत के बाद से बहुत दुखी है और अक्सर दर्द कम करने के लिए पीता है। अपने लिए वाइन डालते समय गलती से वह उसके हाथ पर गिर जाती है। जब वह किचन में सफाई करने जाता है तो अनजाने में वह गिलास लुसिंडा के कागज पर रख देता है, जिससे बीच में एक गोल दाग बन जाता है। इत्तेफाक से उस गोल निशान के अंदर जॉन को कुछ जाने पहचाने नंबर दिखाई देते हैं।
उत्सुकतावश वह उन संख्याओं को एक व्हाइट बोर्ड पर लिखता है और उन्हें पुनः व्यवस्थित करता है। उनसे वह एक तारीख समझता है, 9 नवंबर 2001, जिसके बगल में 2996 अंक लिखा है। तारीख जानी पहचानी लगती है। जब जॉन इसे इंटरनेट पर खोजता है तो उसे पता चलता है कि यह न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स पर 9/11 के आतंकवादी हमले को संदर्भित करता है, जहां 2996 लोग मारे गए थे। जॉन हैरान रह जाता है। फिर वह लुसिंडा के पेपर से सभी संख्याओं को व्हाइट बोर्ड पर लिखता है और उनका विश्लेषण करना शुरू करता है। अपने आश्चर्य में वह अनुक्रम में अधिक छिपी हुई तिथियों की खोज करता है। एक एक करके वह उन्हें ऑनलाइन खोजता है और पाता है कि प्रत्येक तारीख वास्तविक जीवन की आपदा से जुड़ी हुई है। 19 सितंबर 2996 को मेक्सिको सिटी में बड़े पैमाने पर भूकंप ने 10,153 लोगों की जान ले ली। इस तरह लुसिंडा ने 1959 से लेकर अब तक सभी बड़ी आपदाओं की तारीखें और मौतों की सही संख्या बता दी थी। जॉन हैरान रह जाता है क्योंकि ये नंबर 1959 में लिखे गए थे और 50 साल के लिए टाइम कैप्सूल में बंद कर दिए गए थे, इसलिए कोई भी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। यह सोचकर कि लुसिंडा इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर सकती है, जॉन हैरान रह जाता है। अगले दिन वो अपने दोस्त फिल के पास जाता है और उसे लुसिंडा की भविष्यवाणियों के बारे में बताता है। वह कागज पर लिखी 3 और मुसीबतों पर भी ध्यान देता है। उनमें से एक कल होने वाली और नंबरों के हिसाब से 81 लोग मरेंगे। लेकिन फिल जॉन की बातों को बेबुनियाद बताता है। वो बताता है कि तारीखों और मरने वालों की संख्या के अलावा कागज पर और भी नंबर हैं जिनका मतलब जॉन अभी तक नहीं समझ पाया है। वह जॉन को यह भी याद दिलाता है कि एक हादसे में उसकी पत्नी आग में जलकर मर गई थी। फिल को लगता है कि जॉन अपने दुख को दिखाने के लिए नंबरों को तोड़ मरोड़ रहा है और सिर्फ कनेक्शन की कल्पना कर रहा है। वह जॉन को उन बेकार नंबरों से दूर रहने की सलाह देता है। यह सुनकर जॉन फिल पर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बाहर निकल जाता है। फिर भी अंदर ही अंदर उसे अपनी ही सोच पर शक होने लगता है। अपना शक दूर करने के लिए जॉन मिस टेलर से उनके घर जाता है और उनसे लुसिंडा के बारे में पूछता है। बुढ़ापे की वजह से उनकी याददाश्त कमजोर है, लेकिन उन्हें अभी भी लुसिंडा याद है। उसे याद आता है कि वह लड़की हमेशा दूसरों से अलग रहती थी और उसे वह दिन भी अच्छी तरह याद है जब लुसिंडा ने अपनी ड्राइंग शीट पर और बाद में जिम के दरवाजे पर नंबर बनाए थे और उसे जानवरों की तरह अपने नाखूनों से नोच रही थी। जॉन भी ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। फिर वह मिस टेलर को लुसिंडा की ड्राइंग शीट दिखाता है और पूछता है कि क्या यह वही शीट है जिस पर लुसिंडा ने 50 साल पहले नंबर लिखे थे। मिस टेलर मान जाती हैं, लेकिन उनकी कमजोर याददाश्त की वजह से जॉन का शक अभी भी बना हुआ है। वो घर लौटता है और स्कूल में फोन करके उन 2 मजदूरों को ढूंढने की कोशिश करता है जिन्होंने टाइम कैप्सूल खोदा था। इस बीच जब कैलेब बाहर खेल रहा होता है तो उसके घर के सामने एक कार रुकती है जिसमें 2 अनजान आदमी मास्क पहने हुए होते हैं। अचानक कैलेब के कानों में एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजती है। उससे खींचकर वह अनजान आदमियों के पास जाता है और उन्हें खोलता है। फुसफुसाहट जारी रहती है जो उसके कानों में गूंजती है। उनमें से एक आदमी चुपचाप कैलेब को एक पत्थर देता है। उस पल जॉन उन्हें खिड़की से देखता है। चौंककर और डरकर वह बाहर भागता है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचता है तब तक वे लोग जा चुके होते हैं। पूछने पर कैलेब कहता है कि वह नहीं जानता कि वे कौन थे। वो पत्थर जॉन को देता है। यह एक साधारण पत्थर जैसा दिखता है। जॉन इसे रख लेता है, लेकिन कैलेब को अजनबियों से दूर रहने की चेतावनी देता है और उसे घर के अंदर वापस भेज देता है। लुसिंडा के बारे में अपनी जांच जारी रखते हुए जॉन ये पता लगाने के लिए ऑनलाइन खोज करता है कि उसकी मौत कैसे हुई। उसे लुसिंडा की एक तस्वीर मिलती है। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन दवा के ओवरडोज से उसकी मौत हो गई थी। जॉन उसके बारे में ध्यान से पढ़ रहा होता है जब उसकी बहन ग्रेस अचानक उसके पीछे आ जाती है। वह उसे बताती है कि उनके माता पिता उससे फिर से मिलना चाहते हैं, लेकिन जॉन, जो लंबे समय से अपने पिता से अलग था, मना कर देता है। आधी रात बीत जाती है। लुसिंडा के पेपर के अनुसार आज वह दिन था जब एक एक्सीडेंट में 81 लोगों की मौत होनी थी। जॉन ऐसी ही किसी रिपोर्ट के इंतजार में न्यूज चैनल से चिपका रहता है, लेकिन घंटों देखने के बाद भी उसे किसी बड़े एक्सीडेंट की कोई खबर नहीं दिखती। अब जॉन को लगने लगता है कि लुसिंडा के नंबरों को तारीख समझना सिर्फ उसका वहम था। पूरी रात पीने से थका हुआ वह आखिरकार सुबह सो जाता है। इस बीच कैलेब उसे स्कूल से फोन करता है। भारी बारिश और तूफानी मौसम की वजह से स्कूल जल्दी बंद हो रहा है और कैलेब जॉन को उसे लेने आने के लिए कहता है। जॉन उसे लेने निकलता है, लेकिन रास्ते में वह एक एक्सीडेंट की वजह से लगे ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। इंतजार करते करते जॉन फिल को फोन करके माफी मांगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी कार के जीपीएस पर जाता है जो उसके कोऑर्डिनेट्स को लैटिट्यूड 42.41 और लॉन्गिट्यूड 71.20 दिखाता है। जब वह इन नंबरों को लुसिंडा के पेपर से मिलाता है तो वे बिल्कुल मैच करते हैं। जॉन को चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। कागज पर जो एक्स्ट्रा नंबर है वे रैंडम नहीं है, बल्कि एक्सीडेंट की जगहों के कोऑर्डिनेट्स है। कागज के मुताबिक आज की घटना ठीक वहीं होनी थी जहां जॉन अभी है। वह हैरान रह जाता है। तुरंत वो जांच करने के लिए अपनी कार से बाहर निकलता है। आगे
वो देखता है कि एक ऑयल टैंकर क्रैश हो गया है। हालांकि एक पुलिस वाला उसे बताता है कि कोई मारा नहीं गया है। ऑफिसर जॉन को अपनी कार में वापस जाने के लिए कहने ही वाला होता है कि अचानक उसका चेहरा डर में बदल जाता है। वह घबरा कर भाग जाता है। जॉन जल्दी से मुड़ता है और यह नजारा उसे सदमे में डाल देता है। एक पैसेंजर प्लेन क्रैश होकर पास ही जमीन पर गिर जाता है। अगले ही पल जॉन मलबे की ओर दौड़ता है। अपनी जान जोखिम में डालकर वह अंदर फंसे पैसेंजर्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लोगों की चीखें और आग की लपटों में जलती लाशों का डरावना नजारा उसका दिल तोड़ देता है। जल्द ही एक रेस्क्यू टीम आती है, सिचुएशन को कंट्रोल करती है और जॉन को सुरक्षित जगह पर ले जाती है। बाद में जब जॉन घर पहुंचता है तो वह देखता है कि ग्रेस पहले ही कैलेब को स्कूल से ले आई है। फिर उसका ध्यान टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट पर जाता है जिसमें दावा किया गया है कि प्लेन क्रैश सोलर फ्लेयर की वजह से हुआ था। असल में जब मैग्नेटिक बदलावों से सूरज की सतह पर एक बड़ा धमाका होता है तो इससे स्पेस में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। ज्यादा इंटेंसिटी पर यह रेडिएशन धरती के रेडियो कम्युनिकेशन को रोक सकता है। इस मामले में सोलर फ्लेयर की वजह से प्लेन के नेविगेशन सिस्टम में खराबी आ गई, जिससे वह क्रैश हो गया और ठीक 81 लोग मारे गए। वही नंबर जो लुसिंडा के पेपर पर लिखा था। जो कुछ हुआ उससे जॉन सदमे में है। इस बीच फिल जॉन के घर जाता है। हालांकि अब उसे नंबरों पर भरोसा है, फिर भी वह जॉन को इन घटनाओं से दूर रहने की सलाह देता है। लेकिन जॉन पीछे हटने को तैयार नहीं। इसके बजाय वह आने वाले 2 हादसों को रोकने की कसम खाता है। देर रात जब कैलेब सो रहा था तो मास्क पहने एक अनजान आदमी अचानक उसके कमरे में आ गया। कैलेब कदमों की आवाज से जागा और वहां खड़े उस आदमी को देखकर डर गया। फिर उस आदमी ने कैलेब को खिड़की से बाहर देखने का इशारा किया। जब कैलेब ने बाहर देखा तो उसने दूर जंगल में बहुत बड़ी आग लगी हुई देखी। आग की लपटें पेड़ों को घेर रही थी, जानवर मर रहे थे और सपने में उसका अपना घर भी चल रहा था। डर कर कैलेब चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर जॉन कमरे में भागा और कैलेब को एक कोने में रोते हुए पाया। पहले तो जॉन को लगा कि उसके बेटे ने अभी अभी कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि एक अजीब आदमी आ रहा है। बेसबॉल बैट पकड़कर जॉन उसे धमकाने के लिए उसकी ओर दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि जॉन पास पहुंच पाता वह आदमी अंधेरे में भाग गया। इसके बाद जॉन किसी तरह लुसिंडा के घर का पता ढूंढ पाया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने लुसिंडा की बेटी डायना को उसकी पोती एबी के साथ देखा। जॉन उनके पीछे एक म्यूजियम तक गया। अंदर उसने कैलेब से एबी से दोस्ती करने को कहा, जबकि वह डायना से मिलने गया। इसके तुरंत बाद उसने डायना को कॉफी के लिए बुलाया। हालांकि वह हिचकिचा रही थी, लेकिन डायना मान गई। थोड़ी देर की बातचीत के बाद जॉन सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने उससे कहा कि उनकी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी और लुसिंडा और उसके लिखे नंबरों के बारे में पूछा। लेकिन जैसे ही डायना ने अपनी माँ का नाम सुना वो चिढ़ गई और चली गई। जॉन ने उसे बताया कि लुसिंडा के पेपर के अनुसार कल न्यूयॉर्क शहर में 170 लोग मरेंगे और 3 दिन बाद 19 अक्टूबर को और 33 लोग मरेंगे। उसने उससे इस रहस्य को सुलझाने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन डायना एक पल भी रुकने से मना कर दिया और एबी के साथ चली गई। फिर भी जॉन ने हार नहीं मानी। घर वापस आकर उसने उस जगह का पता लगाया जहां अगली मुसीबत होने वाली थी। उसी समय उसने न्यूयॉर्क शहर में एक संभावित आतंकवादी हमले की खबर सुनी। इससे उसे यकीन हो गया कि आने वाली मुसीबत आतंकवाद से जुड़ी है। उसने तुरंत FBI को फोन किया, उन्हें लोकेशन बताई और उनसे इलाके को सुरक्षित करने की अपील की। अगले दिन जॉन ने कैलेब को सुरक्षा के लिए उसकी बहन ग्रेस के घर पर छोड़ दिया और खुद उस जगह पर गया। वह जगह एक सबवे स्टेशन ने की। पुलिस ऑफिसर पहले से ही वहाँ थे, लेकिन इलाका पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। एक महिला पुलिसकर्मी से थोड़ी बहस के बाद जॉन संदिग्ध को खोजने के लिए सबवे में घुस गया। जल्दी उसने एक आदमी को अपने कपड़ों के नीचे कुछ भारी चीज छिपाए देखा। जैसे ही उसने जॉन को देखा वह आदमी भाग गया। उसे यकीन हो गया कि वह एक आतंकवादी है। जॉन ने उसका पीछा किया और पुलिस ने तेजी से उसका पीछा किया। आखिरकार वह आदमी एक ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन एक चेक पॉइंट पर उसे रोक दिया गया जहां पुलिस ने उसे हाथ ऊपर करने का आदेश दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया उसके कपड़ों से DVD का एक बंडल गिर गया। वह बिल्कुल भी आतंकवादी नहीं था, बस एक चोर था। जॉन कंफ्यूज हो गया। अगर बमबारी नहीं तो कौन सी मुसीबत यहाँ 170 लोगों को मार सकती है? इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, दूसरी पटरी से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रेन टेक्निकल खराबी की वजह से पटरी से उतर गई। वो अपने सामने चल रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई, जिससे भयानक टक्कर हो गई। इस भयानक टक्कर में कई लोग मारे गए, ठीक वैसा ही जैसा लुसिंडा के पेपर में बताया गया था। जॉन बाल बाल बच गया। जॉन बहुत दुखी और टूटा हुआ घर लौटा तो देखा कि डायना पहले से ही एबी के साथ वहां इंतजार कर रही थी। उसने बताया कि पिछली मीटिंग में जॉन ने उसे 19 अक्टूबर की तारीख के बारे में बताया था। उसकी माँ ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि डायना उस तारीख को मर जाएगी और सालों तक वो इससे डरती रही। ट्रेन हादसा देखने के बाद डायना को अब यकीन हो गया था कि उसकी माँ में सच में भविष्य देखने की काबिलियत है। उसने जॉन से कहा कि उसे यकीन है कि 19 अक्टूबर को होने वाले एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाएगी और इसी वजह से वह उसके साथ खड़ी रहना चाहती थी। जॉन और डायना साथ में एक सुनसान घर लुसिंडा के पुराने घर की ओर चल पड़े। पहुंचने के बाद उन्होंने कैलेब और एबी को कार में छोड़ दिया और अंदर चले गए।
डायना ने फिर से लुसिंडा के पेपर पर नजर डाली और आखिरी नंबर 33 देखा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी बेटी अक्सर कैपिटल लेटर ई को उल्टा लिखती थी, जिससे वह नंबर 3 जैसा दिखता था। शायद लुसिंडा ने भी ई को उल्टा लिखा था। अगर ऐसा है तो आखिरी मैसेज 33 नहीं बल्कि ई था। लेकिन ई का क्या मतलब था? जवाब पाने की उम्मीद में उन्होंने घर की तलाशी ली। डायना ने जॉन को बताया कि उसके पिता हमेशा सोचते थे कि लुसिंडा पागल है, इसलिए वो डायना को लेकर चले गए थे। लुसिंडा कहती थी कि वह इस घर में एक मकसद से आई है और उसे किसी चीज की तैयारी करनी है, लेकिन डायना कभी नहीं समझी कि उसका क्या मतलब है। लुसिंडा की मौत तब हुई थी जब डायना सिर्फ 9 साल की थी। ढूंढते समय जॉन ने एक दीवार देखी जो अखबार के आर्टिकल से भरी हुई थी। हर आर्टिकल में किसी पुरानी मुसीबत के बारे में बताया गया था। फिर जॉन की नजर एक पेंटिंग पर पड़ी। उसमें भगवान अपने पैगंबर को लिखे हुए लेटर के जरिए एक मैसेज भेज रहे थे। डायना ने बताया कि उसकी माँ घंटों इस पेंटिंग को घूरती रहती थी। फिर वह जॉन को एक कमरे में ले गई, वही कमरा जहाँ लुसिंडा मरी हुई मिली थी। जॉन ने कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे बाइबल के अलावा कुछ नहीं मिला। निराश होकर वह जाने ही वाला था कि उसका पैर फर्श पर किसी चीज से टकराया। उसे उठाते हुए वो यह देखकर हैरान रह गया कि वो बिल्कुल वैसा ही पत्थर था जैसा कालेब को एक बार उस अनजान आदमी से मिला था। कमरा फर्श पर बिखरे ऐसे कई पत्थरों से भरा हुआ था। फिर जॉन ने बिस्तर के नीचे देखा और देखा कि उसके नीचे कुछ खरोचा हुआ है। जब उसने बिस्तर उठाया तो वो ये देखकर चौंक गया कि लुसिंडा के नाखूनों से लकड़ी पर गहरे शब्द खुदे हुए थे। वे बाकी सबको पढ़ लेते हैं। जॉन अब डबल ई का असली मतलब समझता है। इसका मतलब है बाकी सब, मतलब दुनिया में हर कोई। इस बीच कैलेब और एबी को फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। जब कैलेब कार से बाहर दिखता है तो उसे कुछ डरावने अनजान आदमी अपनी ओर आते हुए दिखते हैं। वे एबी को आवाज देते हैं, उसे अपने साथ आने के लिए कहते हैं। एबी उनके बहकावे में आ जाती है और कार का दरवाजा खोल देती है, लेकिन इससे पहले कि अनजान आदमी एबी और कैलेब को ले जा पाते, कैलेब जल्दी से कार का हॉर्न बजाता है और शोर सुनकर जॉन और डायना डर के मारे कार की ओर भागते हैं, लेकिन तब तक अनजान आदमी भाग चुके होते हैं। जब जॉन और डायना कार के पास पहुंचते हैं तो कैलेब और एबी उन्हें बताते हैं कि अनजान आदमी फिर से उनके पीछे आ गए हैं। फिर जॉन झाड़ियों में छिपे एक आदमी को देखता है। वह उनसे कार के दरवाजे बंद करने के लिए कहता है और अपनी बंदूक लेकर उस आदमी के पीछे भागता है। अनजान आदमी जो फुसफुसा रहा था बिल्कुल बेफिक्र होकर वहीं खड़ा रहता है। जॉन उस पर बंदूक तानता है और जानना चाहता है कि वे कैलेब और एबी का पीछा क्यों कर रहे हैं। वह आदमी जवाब नहीं देता, लेकिन अगले ही पल वह अपना मुंह खोलता है और शब्दों की जगह एक तेज रोशनी चमकती है, जिससे जॉन कुछ पलों के लिए चकाचौंध हो जाता है। जब जॉन की नजर वापस आती है तो वह आदमी जा चुका होता है। फिर जॉन सबको घर वापस ले जाता है। अगली सुबह जब जॉन एबी को नाश्ते के लिए बुलाने जाता है तो वह उसे एक तस्वीर में रंग भरते हुए पाता है। हैरानी की बात है कि ये वही पेंटिंग है जो जॉन ने लुसिंडा के घर पर देखी थी, जिसमें बाइबल में बताए गए फैसले के दिन को दिखाया गया है। ड्राइंग में एक धधकता हुआ सूरज दिखाया गया है और जॉन को एहसास होता है कि अगली मुसीबत सूरज से जुड़ी होगी। जॉन तुरंत सबको MIT ऑब्जर्वेटरी ले जाता है, जहाँ वह फिल से मिलता है और सोलर फ्लेयर के खतरे के बारे में बताता है। अब तक सूरज से निकलने वाले सभी सोलर फ्लेयर पृथ्वी की ओजोन लेयर से ब्लॉक हो गए थे, जिससे केवल कम्युनिकेशन फेलियर और बिजली जाने जैसी छोटी मोटी दिक्कतें ही हो रही थीं। लेकिन जॉन के अनुसार इस बार सूरज एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। एक सुपर सोलर फ्लेयर, यह 100 माइक्रो टेस्ला की रेडिएशन वेव्स छोड़ेगा जो पृथ्वी को जलाने और नष्ट करने के लिए काफी पावरफुल होगी। यह सुपर फ्लेयर हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को भी खत्म कर देगा। उसी समय जॉन देखता है कि खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है, जो सर्दियों के बीच में भी बहुत तेज और गर्म थी। यह अभी आने वाले सोलर फ्लेयर का सबूत है। इस बीच डायना जॉन की बातें सुन लेती है। यह सोचकर दुखी होती है कि उसकी बेटी भी इस मुसीबत में मर जाएगी। वह जॉन को एक गुफा के बारे में बताती है जहाँ वे मौत से बचने के लिए छिप सकते हैं। हालांकि जॉन जानता है कि धरती पर कोई भी इस मुसीबत से नहीं बच सकता, फिर भी वह उसे कुछ उम्मीद देने के लिए उसके साथ गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे घर लौटते हैं और जॉन जल्दी से सबसे अपना सामान पैक करने के लिए कहता है। यह सुनकर कैलेब अपने कमरे में जाता है, लेकिन जल्द ही उसे फिर से वही फुसफुसाती हुई आवाजें सुनाई देती है। वह कंट्रोल खो देता है और लुसिंडा की तरह कागज के एक टुकड़े पर नंबर लिखने लगता है। जब जॉन कमरे में आता है तो वह कैलेब को नंबर लिखते हुए देखता है और तुरंत उससे कागज और पेन छीन लेता है। लेकिन कैलेब नहीं रुकता, वह अपने नाखूनों से टेबल पर नंबर लिखने लगता है। जॉन उसे होश में लाने के लिए हिलाता है। जब जॉन टेबल पर लिखे नंबर देखता है तो उसे मिस टेलर की कहानी याद आती है। कैसे 50 साल पहले लुसिंडा ने स्कूल के जिम के दरवाजे पर ऐसे ही नंबर खुदवाए थे। जॉन के मन में उम्मीद की एक चिंगारी जल उठती है। उसे लगता है कि लुसिंडा ने जरूर वहाँ किसी सुरक्षित जगह की जगह लिखी होगी। तो डायना और बच्चों के साथ गुफा में जाने के बजाय जॉन सीधे स्कूल चला जाता है। स्कूल के अंदर वह पुराने जिम का दरवाजा हटाकर घर ले आता है, लेकिन सालों के पेंट ने नंबर लगभग मिटा दिए थे। जॉन दरवाजे की सतह को खुरचता है और आखिर में धुंधले नंबरों को ढूंढ लेता है, लेकिन तब तक डायना का सब्र जवाब दे देता है। वह कैलेब और एबी को लेकर जॉन के बिना गुफा की ओर निकल जाती है। जॉन उसके पीछे भागता है, लेकिन वह पहले ही बहुत आगे निकल चुकी होती है। मामला और भी बुरा तब होता है
जब डायना के फोन में सिग्नल नहीं होता, इसलिए वह अपनी लोकेशन भी उसके साथ शेयर नहीं कर पाती। इस बीच जब डायना फ्यूल भरने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकती है तो टीवी पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चलता है। प्रेसिडेंट नागरिकों को आने वाले सोलर फ्लेयर के बारे में चेतावनी देते हैं और सभी को जमीन के नीचे पनाह लेने की सलाह देते हैं। पूरे देश में तेजी से दहशत फैल जाती है। इस बीच कैलेब एक पब्लिक फोन बूथ से जॉन को कॉल करता है। डायना आती है और उसे वापस कार में भेज देती है। वह जॉन को उनकी लोकेशन बताती है और उससे जल्दी आने के लिए कहती है ताकि वे उस गुफा में जा सके जिसका उसने जिक्र किया था। लेकिन जॉन उसे यह कहते हुए रोक देता है कि कोई भी गुफा उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकती। वह बताता है कि उसे दरवाजे से लुसिंडा के घर की लोकेशन मिली और उसे लगता है कि लुसिंडा के घर पर कुछ ऐसा है जो उन्हें सोलर फ्लेयर से बचा सकता है। इसलिए जॉन उसे बच्चों को वहां ले जाने के लिए कहता है। लेकिन डायना इस थ्योरी पर यकीन करने से मना कर देती है। वे फोन पर बहस करते हैं। अचानक डायना को फोन बूथ के ऊपर एक पत्थर दिखता है, बिल्कुल वैसा ही पत्थर जैसा जॉन और उसे लुसिंडा के घर पर मिला था। जब वो पलटती है तो देखती है कि अनजान आदमी एबी और कैलेब को किडनैप करके ले जा रहे हैं। डरकर डायना अपनी कार में कूद जाती है और तेजी से उनका पीछा करती है। लेकिन पूरी स्पीड से पीछा करते हुए वो एक ट्रक से टकरा जाती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। इस बीच जॉन गैस स्टेशन पहुंचता है और डायना की कार ढूंढता है। आसपास पूछने के बाद वह एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है और डायना को एम्बुलेंस में अपनी जिंदगी के लिए लड़ते हुए पाता है। डॉक्टरों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह वहीं मर जाती है। एक नर्स जॉन को बताती है कि डायना 19 अक्टूबर को ठीक 12 बजे रात को गुजर गई। लुसिंडा की अपनी बेटी के बारे में की गई भविष्यवाणी सच हो गई थी। बाद में जब जॉन डायना की बॉडी पर दुख मना रहा होता है तो वो उसके हाथ में वही पत्थर देखता है। उसे पता चलता है कि अनजान आदमी कैलेब और एबी को ले गए हैं। पक्का इरादा करके जॉन अपनी पिस्टल उठाता है और सीधे लुसिंडा के घर जाता है। जब वह पहुंचता है तो उसे झाड़ियों में टायर के निशान दिखते हैं। उनका पीछा करते हुए जॉन को वहां बिखरे हुए उन्हीं अजीब पत्थरों के ढेर मिलते हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ता है जॉन को चुपचाप खड़े अनजान आदमियों में से एक मिलता है। वह उस पर अपनी बंदूक तानता है और जानना चाहता है कि बच्चे कहाँ हैं। तभी कैलेब और एबी एक खरगोश पकड़े हुए दिखाई देते हैं। वे जॉन को बताते हैं कि जो लोग उन्हें ले गए वे बुरे नहीं हैं, वे बस उन्हें सोलर फ्लेयर से बचाना चाहते हैं। अचानक आसमान में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है और उससे एक एलियन शिप धरती पर उतरता है। जॉन हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वे अनजान आदमी असल में एलियन हैं जिन्होंने इंसानी रूप में भेष बदल लिया था। इन एलियन को धरती की तबाही के बारे में पहले से पता था, इसीलिए वे जीवों को बचाने आए थे। उन्होंने कैलेब और एबी को इंसानियत को एक नए ग्रह पर आगे ले जाने के लिए चुना था। कैलेब जॉन से एलियन शिप पर उनके साथ आने की गुजारिश करता है लेकिन एक एलियन उसे रोकता है और फुसफुसाता है कि सिर्फ वही लोग उनके साथ सफर कर सकते हैं जो उनकी आवाज सुन सकते हैं। यह सुनकर कैलेब इमोशनल हो जाता है। भारी मन से जॉन अपने बेटे को समझाता है कि एलियंस ने उसे एक बड़े मकसद के लिए चुना है, इंसानियत के लिए एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। वह कैलेब से कहता है कि यह गर्व करने वाली बात है। फिर जॉन उसे एक लॉकेट देता है जिसमें जॉन और उसकी पत्नी की फोटो होती है। इसके बाद जॉन प्यार से कैलेब और एबी को एलियंस को सौंप देता है। फिर एलियंस अपना असली रूप दिखाते हैं और बच्चों को कई दूसरे धरती के जीवों के साथ अपने शिप पर ले जाते हैं। अगली सुबह डूम्सडे आता है। जॉन अपने माता पिता और बहन के पास अपने आखिरी पल बिताने जाता है। जल्द ही सूरज से एक बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर निकलता है जो पृथ्वी को पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर देता है। जॉन ग्रह के साथ खत्म हो जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एलियन शिप एक नई दुनिया में पहुंचता है। कैलेब और एबी अपने खरगोश के साथ इंसानियत के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए वहीं रह जाते हैं। वे एक चमकते हुए पेड़ की ओर दौड़ते हैं और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और देखते समय आप कहानी में खो गए तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियो लाते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।